हेलो दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद से। आज हमारे साथ डॉक्टर अक्षत शाह, जो एक खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन है और अहमदाबाद में ही प्रैक्टिस करते हैं। 20 साल से वो ऑर्थोपेडिक फील्ड में है और अभी नी रिप्लेसमेंट की जो सर्जरी है उसके बारे में वो वही काम करते हैं। तो अक्षत भाई, मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपको ये मेरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। और मैं पूछना चाहूंगा कि पहले इतने नी पेन के प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन क्यों आजकल लोगों को इतने नी पेन, इवन हमने देखा है कि काफी छोटी उम्र में भी, कम एज के लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने लगा है। तो क्या क्या वजह हो सकती है इससे? पहले तो डॉक्टर केतन भाई, आपको थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज इनवाइट किया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आजकल घुटने का जो दर्द है वो कम उम्र में भी लोगों को चालू हो गया है। उसका मेन रीज़न है फॉल्टी डाइटरी हैबिट है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है। लोगों की लाइफस्टाइल अभी मॉडिफाई हो गई है, ज़्यादा वजन होने लगा है, ये सब रीज़न है। इसकी वजह से घुटने का पेन जो है और घुटने में जो आर्थराइटिस है वो जल्दी हो रहा है। तो लाइफ मॉडिफाई मतलब क्या, कौन सी जो लाइफ में जो चेंजेस अभी आए हैं क्या उसकी है वजह कि से? ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीडेंटरी लाइफ ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लोगों का जो फास्ट फूड वगैरह खाने का हो गया है, तो वेट भी इतना काफ़ी जो होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो घर में बैठने का या ऑफिस में एसी में बैठने का है, तो उसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी भी होती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होती है और नी पेन ज़्यादा होने लगता है। तो ज्यादातर लोग अभी नीचे बैठना, जो फ्लोर पे बैठना अवॉइड करते हैं, तो क्या वो भी वजह हो सकती है? आप क्या सजेस्ट करते हो कि कुछ एज के बाद नीचे बैठना चाहिए, या तो उसको अवॉइड करना चाहिए, जो खास करके फ्लोर पे बैठने की बात होती है तब? हाँ, एग्जैक्टली। आफ्टर सर्टन एज, जैसे 45-50 के बाद, जब कैल्शियम डिप्लीशन पर्टिकुलरली फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है, वो एज के बाद, मेनोपोजल एज के बाद, तो नीचे बैठने से क्या होता है कि अपने घुटने में जो नॉर्मल वेट पास होता है उससे 1/6 टाइम मोर वेट पास होता है जब हम खड़े होने का ट्राई करते हैं। तो जो प्रोसेस जो है, जो आर्थराइटिस की प्रोसेस है, वो स्पीड अप हो जाती है। तो आइडियल थिंग तो यही है कि वो अवॉइड करना चाहिए, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी आफ्टर सर्टेन एज हो सके उतना कम करना चाहिए। उससे अच्छा दूसरी एक्सरसाइजेज है, वो सब एक्सरसाइजेज घुटने के लिए करनी चाहिए। ओके, तो मेन यही है कि कुछ एज के बाद जो कैल्शियम की कमी होने की वजह से, ओवरवेट वगैरह की वजह से, और नीचे बैठने की जो हमारी हैबिट है, उससे उसको अवॉइड करना चाहिए। अब ट्रू। क्या शुरू में क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर मुझे पता चले कि क्या वार्निंग साइन होती है, जिससे मुझे पता चले कि मेरे घुटने में कुछ तकलीफ शुरू हो रही है, तो शुरू में लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं? नहीं, शुरू शुरू में तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत पेन होना चालू होता है घुटने में। आप अपनी चीज़ महसूस करेंगे तो जब हमारी उम्र 20-25 साल की थी, तब हम लोग सीढ़ियाँ इजीली चढ़ते थे, उतरते थे, और हमें घुटने में कभी दर्द नहीं महसूस होता था। आफ्टर 45 या 40 के बाद क्या होता है कि जब घिसारे की शुरुआत होती है, तो द वार्निंग साइन इज इनिशियल पेन। और पर्टिकुलरली आप जैसे बता रहे हैं, नीचे बैठने के बाद खड़े होने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में वगैरह में पेन चालू हो जाता है, तो वो वार्निंग साइन है कि भाई अभी पहले डॉक्टर को दिखाओ, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ओके। अब काफी कुछ लगाने के ऑयल, मालिश के तेल वगैरह, ऑइंटमेंट वगैरह, लोकल एप्लीकेशंस की बहुत बाजार में अवेलेबल होता है। उसका रोल यस। कितना है, उससे क्या हेल्प मिल सकती है? ओके। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। पेन क्यों होता है? क्योंकि अंदर घुटने में सूजन आती है। तो वो जो भी पेन किलर्स वगैरह है, या जो भी हमारी जो ऑइंटमेंट आते हैं, ऑयल वगैरह आते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी अंदर की सूजन कम करती है। तो उसकी वजह से पेन कम होता है, लेकिन वो टेम्पररी फिनोमिनल है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है उसका। ओके, तो टेम्पररी उससे फायदा होता है। फायदा ठीक होता है, है। तो सीधा ऑपरेशन ही इलाज है कि और भी कोई आपके पास मेडिसिन है ऐसी कुछ की? और क्या करने से मैं अपना जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत आती है ऑपरेशन को, इसको मैं डिले कर सकता हूँ, या तो वो करवाना ही नहीं पड़े, ऐसे कुछ है दवाइयाँ या कुछ भी आप सजेस्ट करते हो?
नहीं, करवाना ही नहीं पड़े ऐसा तो कोई इलाज है ही नहीं उसका। लेकिन ये क्या है कि बेसिकली आर्थराइटिस जो है वो द मेन रीजन वो एज रिलेटेड ही होता है। जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, बाल्डनेस होती है, वो कईयों को अर्ली होता है, कई को लेट होता है। तो उसी तरह से ये आर्थराइटिस अगर जेनेटिक है और कोई रीजन की वजह से है तो जो होना है वो होना ही है, लेकिन उसको हम डिले प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। अगर शुरुआत के स्टेज में प्रॉपर फिजियोथेरापी, प्रॉपर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन वगैरह लेके भी अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पेन वगैरह चला जाता है, पेशेंट का वेट कंट्रोल करते हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये प्रोसेस को हम डिले कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन तो आर्थराइटिस, हाँ, फाइन, ओके, आप तो बोलिए। आपने अभी बताया कि जेनेटिक कॉज भी है, तो जेनेटिक क्या रोल है? नहीं, देर आर फ्यू जीन्स कि जो अगर हेरिडिटरी में आते हैं तो आर्थराइटिस बढ़ता है, यानी वो उनको हो सकता है, ऐसे पेपर्स है। तो अगर वो जीन्स है हमारे में तो वो आर्थराइटिस होने का है तो होगा ही होगा। लेकिन ओके, अगर शुरुआत के स्टेज में वो आर्थराइटिस होता है और उसके प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं तो उसकी जो प्रोसेस है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। ओके। कुछ फूड के बारे में आप बताओगे कि किस तरह का फूड इसमें हेल्पफुल होता है, खास करके जॉइंट वाले पेशेंट में? कुछ भी फूड जो जो कंटेंट करता है, कैल्शियम है, विटामिन डी जो जिसमें कंटेंट है वो ले सकते हैं। क्या लेने से ज्यादा है क्या नहीं लेना चाहिए, जो अभी फास्ट फूड वगैरह है जिससे बॉडी में फैट वगैरह बढ़ती है, ठीक है ना, एडल्ट्रेटेड फूड है वो, जो पैक वाले फूड आजकल मार्केट में मिलते हैं वो सब अवॉइड करने चाहिए हो सके तो दैट इज द वन वे टू प्रिवेंट योर ओबेसिटी। ओके, तो मेनली ओबेसिटी अवॉइड करना है, लेकिन कुछ फूड ज्यादा लेने से कुछ हेल्पफुल होता है? या तो रेगुलर कैल्शियम की वगैरह की D3 की लोग गोलियां खाते हैं, या तो ऐसी कोई भी फूड है जिसमें से ज्यादा इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो पेन में रिलीफ हो सकता है, ऐसा कुछ भी? कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट है वो आफ्टर सर्टेन एज लेना ही चाहिए। तो उससे हड्डियां जो कमजोर होती है पर्टिकुलरली इन फीमेल्स, तो वो उसको थोड़ा और स्ट्रेंथनिंग हो जाता है हड्डियों का, और कार्टिलेज जो घिसा रहा होता है कार्टिलेज को भी सपोर्ट मिलता है, तो ये प्रोसेस हम डिले कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो आर्थराइटिस है वो फीमेल में ज़्यादा हो रहा है मेल से। हम जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं आउट ऑफ द 10 जो है 7 to 8 लोग जो है वो फीमेल ही है। ओ, तो दैट इज बिकॉज के मेनोपोज जैसे ही आता है तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ द इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इम्बैलेंस उनमें फीमेल में कैल्शियम डिप्लीशन बहुत फास्ट होता है। ओके, तो दैट इज द एज जहाँ से कैल्शियम सप्लीमेंट हमें चालू करना चाहिए। ओके। कुछ एक्सरसाइज का रोल है क्या? डेफिनेटली डेफिनेटली एक्सरसाइज का रोल कुछ नहीं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है। कैसे हेल्प करता है? एग्जैक्टली exactly. अभी क्या होता है कि जैसे आर्थराइटिस शुरू होता है तो जो वजन जो है आजू बाजू की मांसपेशियां है वो कमजोर हो जाती है। जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं हमारे घुटने के आजू बाजू के मसल्स जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। अगर हम मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं और मसल का पावर वापस बिल्डअप हो जाता है तो जो लोड जो मसल को भी लेना है वो मसल भी लेते हैं, और घुटनों पे यानी हड्डी पे जो उसका लोड है वो कम आता है, तो ये मतलब प्रिवेंट करता लोड है लोड शेयरिंग हो जाता है। लोड शेयरिंग हो जाता है। दैट इज द वे। ओके, तो एक्सरसाइज किस तरह की एक्सरसाइज ज्यादा हेल्पफुल रहती है? बेसिकली देर आर सो मेनी एक्सरसाइज, उसमें क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइज होती है। उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है जो हम फिजियोथेरापी सेंटर में मरीज को भेज के, देर आर फ्यू एक्सरसाइज जो मैं ये माध्यम से आपको दिखा नहीं पाऊंगा, ओके, लेकिन हम मरीज को गाइड करते हैं कि ये एक्सरसाइज दिन में 3 या 4 या 5 बार आप रेगुलरली घर पे करेंगे तो दैट इज बेटर। ओके। तो आप अभी जो एक्सरसाइज की बात हुई, फूड की बात हुई, अब हम एक आपकी टेक्निक पे आते हैं कि लोगों के मन में बहुत क्वेश्चन होते हैं कि एक तो ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। लोग डरते भी है ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद भी ऐसा है कि नीचे नहीं बैठ सकते हैं, या जो जॉइंट्स की लाइफ है कुछ साल तक ही रहती है। तो ये सब जो माइंड में क्वेश्चन है उसके लिए आप क्या बताना चाहते हो? ओके, बेसिकली ये आपने 3 या 4 क्वेश्चन एक साथ मुझे पूछ लिए। अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि जॉइंट की लाइफ क्या है, ठीक है ना।
तो हाँ, अभी जो मार्केट में अवेलेबल कंपनीज है, हम्म, अलग अलग तरीके के जो जॉइंट अवेलेबल है, उसमें जो हम्म, स्टैंडर्ड वेरिएशन का जो जॉइंट है हम लोग मेटल बैक जॉइंट बोलते हैं, हम्म, उसकी उसका आयुष्य अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 साल हमारे जो पेपर से वो बता रहे हैं। ओहो, तो किसी में 18 चला, किसी में 22 चला, किसी में 27 चला, तो उसका एवरेज अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 ईयर्स का है। हम्म, पिछले कुछ साल से नए जॉइंट्स मार्केट में अवेलेबल हुए हैं, अलग धातु के हैं, जिसको हम लोग गोल्ड नी बोलते हैं या फिर जर्कोनियम ऑक्सीनियम इम्प्लांट्स बोलते हैं। उसकी आयुष्य अप्रोक्सीमेटली 35 के करीब करीब बोलते हैं। हम्म, ठीक है। हालांकि उसका ट्रायल अभी तक जो लॉन्च हुए 35 ईयर्स नहीं हुए, लेकिन वो लोग उन्होंने जो ट्रायल किए हैं हम्म, मशीनरी पे, उस पर 35 ईयर्स की आयुष्य होती है। हम्म, दूसरा, सॉरी, आपका क्वेश्चन उसमें क्या था कि नीचे बैठ सकते हाँ, हैं कि नीचे नहीं? बैठ सकते हैं, हाँ। हाँ, हाँ, अभी जितने भी जॉइंट्स आते हैं वो सभी हाई फ्लेक्स रोटेटिंग प्लेटफॉर्म जॉइंट मार्केट में अवेलेबल है, यानी घुटना मुड़ सके ऐसा जॉइंट मार्केट में, सब सभी जॉइंट में घुटने मुड़ सकते हैं। हम्म, नीचे मरीज बैठ भी सकते हैं ऑपरेशन के बाद। लेकिन हम लोग ये राय देते हैं कि जब तक उसकी कंपलसरी यानी आवश्यकता 100% नहीं हो, तब तक आप नीचे मत बैठिए। आप बैठ पाएंगे लेकिन बैठना चाहिए नहीं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल चीज है। जितना आप नीचे बैठेंगे ऑपरेशन के बाद, उतना उसकी लाइफ उतनी कम हो जाएगी। और अब दूसरी बात ये कि बहुत सारी टेक्निक यूज होते हैं, डॉक्टर भी कुछ ना कुछ पेशेंट को समझाते हैं कि हम ये टेक्निक से करेंगे, हम लेसर से करेंगे। तो लेकिन एज ए ले पीपल हमें इतना कुछ समझ नहीं आएगा टेक्निक के बारे में। कुछ आप मेरे दर्शक मित्रों को बता सकते हो कि किस तरह की टेक्निक अभी चल रही है, या तो कुछ भी, और आपके पास मेरे ख्याल से मॉडल भी है, तो मॉडल का यूज करके भी आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन यूजुअली होते हैं, या तो कौन से ऑपरेशन में जाना चाहिए। ओके, बेसिकली मैं मॉडल पे भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले जो समझने की चीज़ है कि अभी ये ऑपरेशन बहुत ही कॉमन हो गया है, नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन। हर एक डॉक्टर अपने हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करता है और बेस्ट सर्जरी ही करता है। हर एक हम्म, डॉक्टर ने अपनी अलग तरीके की टेक्निक जो है, लेकिन उसका जो फंडामेंटल है वो सेम ही है। हम्म, ठीक है, देयर इज नथिंग न्यू। हम्म, लेकिन बेसिक जो दो वेरिएंट होते हैं, जैसे हमारे घुटने का जो एक लिगामेंट होता है जिसको क्रूशिएट लिगामेंट, जो आगे ये दिखता है आपको ये, हाँ, उसी तरह से पीछे भी एक लिगामेंट है, जो पीछे का लिगामेंट ऐसा हम आपको अभी समझा रहे हैं। ओके, हम लोग जो करते हैं वो ये जो पीछे का लिगामेंट है उसको बिना काटे, जिसको हम लोग सीआर टेक्निक बोलते हैं, वो उससे हम सर्जरी करते हैं। तो उसके फायदे क्या होते हैं कि अंदर का लिगामेंट जो है वो बचा हुआ रहता है, तो ऑपरेशन के बाद भी दर्दी को ऐसा कम महसूस होता है कि हमने कुछ अंदर आर्टिफिशियल डाला है। ठीक है। ओके, वो लिगामेंट वो अपने घुटने को रोल बैक करने में भी मदद करता है। तो घुटने की जो मूवमेंट जो आती है ऑपरेशन के बाद, जो आप बता रहे थे कि नीचे बैठ हाँ, पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, वो एकदम जल्दी आ जाती है। जैसे दूसरे तीसरे दिन से ही पेशेंट घुटना 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ना चालू कर देता है ये ऑपरेशन के बाद। जो हमारा बॉडी का जो नेचुरल पार्ट है, जो लिगामेंट, उसको हम काटते नहीं है। हम्म, दूसरा, हड्डी भी कम काटनी पड़ती है ये सर्जरी के लिए। ओके। तो उसे एक ये बेनिफिट हो जाता है कि हो सके उतना पेशेंट पीछे, का जो बोन मास है, वो बेसिक जो चीज है जो कुदरत ने दी है, वो बचा के हम लोग सर्जरी करते हैं। ओके, दूसरी भी टेक्निक होती है जैसे पीएस, जिसमें वो लिगामेंट हम काट के करते हैं, उसमें भी कुछ बुराई नहीं है। लेकिन हम्म, ये ऐसी चीज है कि कोई एक गाड़ी चलाने से उसको अच्छा लगता है, तो आपको जैसे दूसरी गाड़ी से अच्छा लगता है, जिसको जो कन्वीनियंट है वो करता है। ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ ये सर्जरी के बाद ऐसा कुछ आता है। ये ऊपर की हड्डी जो है, हम्म, ये ऊपर की हड्डी में हम लोग ये ऐसा ये आर्टिफिशियल मेटल डालते हैं, नीचे की हड्डी में भी ये ऐसा ही मेटल डालते हैं, हम्म, और बीच में एक प्लास्टिक आता है। मुझे पता है आप Like, एज ए कारपेंटर की तरह काम करते हैं। जब भी नी रिप्लेसमेंट करते हो तो ऐसा लगे कि आप कारपेंटर ही कोई काम कर रहा है, इतने हथौड़े और ये सबसे काम होता है। हाँ, लेकिन ये क्या है कि लाइव पर्सन पे करना पड़ता है। तो 100% ये कारपेंटर ही, एजुकेटेड कारपेंटर ही है हम लोग। लेकिन ये लाइव पर्सन पे काम करना पड़ता है, एक एक मिलीमीटर का उसमें इम्पोर्टेंस है। तो एक ओके, मिलीमीटर ज्यादा हड्डी काटनी है, 1 मिलीमीटर कम काटनी है, वो सब मेजरमेंट लेके बाद में करना ओके। पड़ता है। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन समय की भी मर्यादा रहती है हमारे पास। लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये है कि कई पेशेंट में
दोनों नी रिप्लेस करने की एडवाइस होती है कि, और कुछ डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि आप दोनों एक साथ भी करवा लो। तो ओके, आप एज अ नी सर्जन क्या सजेस्ट करते हो कि दो नी रिप्लेसमेंट एक साथ करने में एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको तंग नहीं करूंगा। वेरी गुड क्वेश्चन एंड ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। हाँ, देखिए, इसमें मैंने जैसे बताया कि जैसे 100 सर्जन को हम ले ले, आउट ऑफ 100 50 लोग ऐसे हैं कि जो दोनों घुटने एक साथ ऑपरेट करने की एडवाइस देते हैं। हाँ, दूसरे 50 लोग ये है कि 1 बाय 1 करने की एडवाइस देते हैं। ओके। लेकिन अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट का फिजिकल कंडीशन कैसा है। हम्म। अगर पेशेंट को कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है हम्म। और पेशेंट की एज 70 ईयर्स से अप है, हम्म। तो मैं पर्टिकुलरली ये प्रीफर करता हूँ कि पहले मरीज को ऐसे ही एडवाइस देता हूँ कि पहले एक घुटने का करते हैं हम, हम्म। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद या थोड़े महीनों के बाद दूसरे घुटने का हम लोग करते हैं। ओके। अगर पेशेंट फिजियोलॉजिकली, फिजिकली, मेडिकली फिट है, उसकी एज लेस देन 65 है या लेस देन 70 है, हम्म। पेशेंट को कोई दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, तो हम लोग दोनों घुटने के एक ही दिन में एक ही साथ में करते हैं। हम्म। दोनों में तो दोनों दोनों घुटने के एक साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज एडवांटेज और दोनों डिसएडवांटेज है। भी है, दोनों ओके, है। तो अक्षत इट इज भाई अ चॉइस हम ऑफ अ सर्जन एंड पेशेंट। या तो अक्षत भाई हम यहाँ ये अपनी बात खत्म करते हैं। तो मेन बात यही है कि आपको अपना वेट कम करना है। दूसरा कि अगर खास करके फीमेल पेशेंट को लगे कि कैल्शियम और विटामिन D3 की जरूरत है, तो विदाउट हेजिटेट उनको वही करना है। और थोड़ा भी पेन शुरू हो जाए तो आप उसकी एक्सरसाइज वगैरह करो, नीचे बैठना अवॉइड करो। और कुछ केसेस में हेरिडिटरी भी इफेक्ट्स आती है। और जैसे आपने बताया कि काफी कुछ नी रिप्लेसमेंट में बहुत एडवांस सर्जरी भी हो गई है, काफी एक्यूरेसी भी, और काफी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी है कि अब पेशेंट को इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और पक्का है कि नी रिप्लेस करने के बाद आप अच्छी एक हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, जो भी आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, और ये ऑपरेशन के बाद आप अच्छी लाइफ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। लाइफ मॉडिफाइंग सर्जरी ओके, बेसिकली। तो थैंक यू डॉक्टर अक्षत भाई, आप हमारे साथ आए, जुड़े, और आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं सारे मेरे दर्शक मित्रों की ओर से आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच केतन भाई, थैंक यू।